नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो सदियों से मानवता को प्रभावित करती आ रही है। यह बीमारी है क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आमतौर पर टीबी के नाम से जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज भी दुनिया भर में हर साल लगभग 10 लाख लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवाते हैं। भारत में यह स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि हमारा देश वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक टीबी के मामलों वाला देश है। क्षय रोग एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्यतः माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों जैसे कि हड्डियों, जोड़ों, लिम्फ नोड्स और यहाँ तक कि मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। इस बीमारी की सबसे डरावनी बात यह है कि यह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, तो वह हवा में बैक्टीरिया युक्त बूंदें छोड़ता है, जो अन्य लोगों के फेफड़ों में पहुंचकर संक्रमण फैला सकती हैं। क्षय रोग का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता। पुरातत्वविदों ने मिस्र की मम्मियों में भी इस बीमारी के सबूत पाए हैं, जो लगभग 4000 साल पुराने हैं। प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इस बीमारी का उल्लेख मिलता है, जहां इसे यक्ष्मा के नाम से जाना जाता था। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जैसे प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में इस बीमारी के लक्षणों और उपचार के तरीकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में इसे एक गंभीर रोग माना गया था, जो शरीर की प्राण शक्ति को धीरे धीरे कम करता जाता है। मध्यकालीन यूरोप में इस बीमारी को अलग अलग नामों से जाना जाता था। अंग्रेजी में इसे कंजम्पशन कहा जाता था, क्योंकि यह व्यक्ति को धीरे धीरे खा जाती थी। फ्रांस में इसे ला पेस्टे ब्लांश यानी सफेद मौत कहा जाता था। इस समय तक लोगों को यह नहीं पता था कि यह एक संक्रामक बीमारी है, और वे इसे वंशानुगत या वातावरण की खराबी का परिणाम मानते थे। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में क्षय रोग एक महामारी का रूप ले चुका था। इस समय यूरोप में मृत्यु दर का लगभग 25% कारण क्षय रोग था। बड़े शहरों में जहां लोग भीड़-भाड़ वाली और गंदी परिस्थितियों में रहते थे, वहां यह बीमारी तेजी से फैलती जा रही थी। औद्योगिकरण के कारण मजदूरों की कार्य परिस्थितियां बहुत खराब थीं, और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई थी, जिससे वे इस बीमारी के आसान शिकार बन जाते थे। इस दौरान कई प्रसिद्ध व्यक्तियों की भी इस बीमारी से मृत्यु हुई। महान कवि जॉन कीट्स, लेखक जॉर्ज ऑनरवेल, संगीतकार फ्रेडेरिक चॉपिन और नाटककार एंटन चेखव जैसी कई महान हस्तियों ने इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवाई। इन मृत्युओं ने समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी के अंत में चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांतिकारी खोज हुई। 1822 ईस्वी में जर्मन चिकित्सक और बैक्टीरियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉख ने क्षय रोग के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की खोज की। उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस की पहचान की और यह सिद्ध किया कि यह बीमारी संक्रामक है। इस खोज के लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कॉख की इस खोज ने क्षय रोग की समझ में एक नया अध्याय जोड़ा और इसके उपचार की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। रॉबर्ट कॉख की खोज के बाद क्षय रोग के निदान और उपचार में तेजी से प्रगति हुई। 1885 में विल्हेम रॉन्टगन द्वारा एक्स-रे की खोज ने क्षय रोग के निदान में एक नई क्रांति ला दी। अब डॉक्टर छाती का एक्स-रे करके फेफड़ों में हुई क्षति को देख सकते थे। 1907 में ऑस्ट्रियाई बाल रोग विशेषज्ञ क्लेमेंस वॉन पीरके ने ट्यूबरक्युलिन त्वचा परीक्षण विकसित किया, जो आज भी क्षय रोग के निदान के लिए उपयोग किया जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी बैक्टीरियोलॉजिस्ट
अल्बर्ट कॉलमेट और कैमिल गुएरिन ने मिलकर बीसीजी वैक्सीन विकसित की। यह वैक्सीन 1921 से मानवों पर उपयोग की जाने लगी और आज भी दुनिया भर में क्षय रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। बीसीजी का मतलब बैसिलस कॉलमेट गुएरिन है, जो इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया। भारत में बीसीजी वैक्सीन 1948 से शुरू की गई और आज भी नवजात शिशुओं को यह वैक्सीन दी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक और महत्वपूर्ण खोज हुई। 1943 में अमेरिकी बैक्टीरियोलॉजिस्ट सेल्मन वैक्समैन और उनकी टीम ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की, जो क्षय रोग के खिलाफ पहली प्रभावी एंटीबायोटिक थी। इस खोज के लिए वैक्समैन को 1952 में नोबेल पुरस्कार मिला। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आने से क्षय रोग के उपचार में एक नई उम्मीद जगी और इसकी मृत्यु दर में काफी कमी आई। 1950 के दशक में पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड और आइसोनियाजिड जैसी अन्य दवाओं की खोज हुई। इन दवाओं के संयोजन से क्षय रोग का उपचार और भी प्रभावी हो गया। 1960 के दशक में रिफैम्पिन की खोज हुई, जो आज भी क्षय रोग के उपचार की मुख्य दवा है। इन सभी दवाओं के संयोजन से बनी मल्टी ड्रग थेरेपी ने क्षय रोग के उपचार को पूरी तरह से बदल दिया। 20वीं सदी के मध्य तक विकसित देशों में क्षय रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया था। बेहतर जीवन स्तर, पोषण और प्रभावी दवाओं के कारण यूरोप और अमेरिका में इस बीमारी के मामले तेजी से कम हो गए। लेकिन विकासशील देशों, विशेषकर भारत, चीन और अफ्रीकी देशों में यह समस्या अभी भी बनी रही। गरीबी, कुपोषण, भीड़भाड़ वाली रहने की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण इन देशों में क्षय रोग का बोझ कम नहीं हो रहा था। 1980 के दशक में एक नई चुनौती सामने आई, जब एचआईवी एड्स महामारी शुरू हुई। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे वे क्षय रोग के आसान शिकार बन जाते हैं। एचआईवी और क्षय रोग का यह घातक संयोजन दुनिया भर में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गया। अफ्रीकी देशों में जहां एचआईवी का प्रकोप सबसे अधिक था, वहां क्षय रोग के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे। 1990 के दशक में एक और गंभीर समस्या सामने आई, जब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस के मामले सामने आने लगे। यह तब होता है जब बैक्टीरिया मुख्य दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी हो जाता है। अधूरे इलाज, गलत दवाओं का इस्तेमाल और दवाओं की गुणवत्ता की कमी के कारण यह समस्या पैदा हुई। एमडीआर टीबी का इलाज सामान्य टीबी से कहीं अधिक कठिन, महंगा और लंबा होता है। इन चुनौतियों को देखते हुए 1933 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्षय रोग को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। इसके बाद डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स यानी डॉट्स रणनीति शुरू की गई। इस रणनीति के तहत मरीज को दवा लेते समय किसी स्वास्थ्य कर्मी या प्रशिक्षित व्यक्ति की निगरानी में रखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह नियमित रूप से और पूरी दवा ले रहा है। 21वीं सदी में आकर क्षय रोग अनुसंधान में नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। जेनेटिक सीक्वेंसिंग, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और नई इमेजिंग तकनीकों ने इस बीमारी की समझ को और गहरा बनाया। 2000 में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया, जिससे नई दवाओं और वैक्सीन के विकास में मदद मिली। आज के समय में क्षय रोग एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 में दुनिया भर में लगभग 1,60,00,000 लोग इस बीमारी से प्रभावित थे और लगभग 13 लाख लोगों की मौत हुई। भारत में स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि यहां दुनिया के कुल टीबी मामलों का लगभग 27% हिस्सा है। हर साल भारत में लगभग 26 लाख नए टीबी के मामले आते हैं और लगभग 4 लाख लोगों की मौत होती है।
भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2030 के लक्ष्य से 5 साल आगे है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि निक्षय पोषण योजना, जिसके तहत टीबी मरीजों को पोषण सहायता दी जाती है। क्षय रोग की इस पूरी यात्रा को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक चिकित्सा समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक समस्या भी है। गरीबी, कुपोषण, भीड़-भाड़, प्रदूषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे कारक इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं। आज हमारे पास इस बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन फिर भी यह दुनिया की 10 सबसे बड़ी जानलेवा बीमारियों में से एक है। अध्याय 2 में हम क्षय रोग के संक्रमण के तरीकों और इसके विभिन्न लक्षणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि यह बीमारी कैसे फैलती है और इसके शुरुआती संकेत क्या है, ताकि हम समय पर इसकी पहचान कर सकें और उचित उपचार शुरू कर सकें। क्षय रोग मुख्यतः हवा के माध्यम से फैलता है और इसे एयरबोर्न ट्रांसमिशन कहा जाता है। जब कोई सक्रिय फेफड़ों के टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, थूकता है या जोर से बात करता है, तो वह हवा में छोटी-छोटी बूंदें छोड़ता है, जिन्हें ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। इन बूंदों में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के जीवाणु होते हैं, जो हवा में कई घंटों तक जीवित रह सकते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस संक्रमित हवा को सांस के जरिए अपने फेफड़ों में खींचता है, तो ये जीवाणु उसके फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी प्रकार के टीबी संक्रामक नहीं होते। केवल सक्रिय फेफड़ों का टीबी ही दूसरों में फैल सकता है। यदि किसी व्यक्ति को शरीर के अन्य हिस्सों में टीबी है, जैसे कि हड्डियों में, गुर्दों में या लिम्फ नोड्स में, तो वह दूसरों में नहीं फैलता, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति खांसते समय हवा में बैक्टीरिया नहीं छोड़ता। संक्रमण की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले, संक्रमित व्यक्ति के साथ कितने समय तक और कितने नजदीक से संपर्क में रहा गया है। घर के सदस्य, करीबी दोस्त, सहकर्मी और स्कूल या कॉलेज के साथी जो नियमित रूप से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उनमें संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। हवा की गुणवत्ता और वेंटिलेशन भी महत्वपूर्ण कारक हैं। बंद और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जहां हवा का आवागमन कम होता है, वहां संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए जेलों, अस्पतालों और झुग्गी झोपड़ियों में टीबी के मामले अधिक देखे जाते हैं। दूसरी तरफ, खुली हवा में संक्रमण फैलने की संभावना कम होती है, क्योंकि हवा के तेज बहाव से बैक्टीरिया तितर-बितर हो जाते हैं। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी संक्रमण होने या न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वस्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति में यदि टीबी के बैक्टीरिया पहुंच भी जाएं, तो शरीर का इम्यून सिस्टम उन्हें नियंत्रित कर लेता है। लेकिन कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ये बैक्टीरिया आसानी से बीमारी पैदा कर देते हैं। एचआईवी एड्स के मरीज, डायबिटीज के मरीज, कुपोषित लोग, बुजुर्ग, छोटे बच्चे और शराब या नशे की लत वाले लोग इस संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जब टीबी के बैक्टीरिया किसी व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंचते हैं, तो दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति को लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया व्यक्ति के शरीर में मौजूद होते हैं लेकिन निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति बीमार नहीं होता और न ही दूसरों में बीमारी फैला सकता है। लेकिन यदि भविष्य में उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए, तो ये निष्क्रिय बैक्टीरिया सक्रिय होकर बीमारी पैदा कर सकते हैं। दूसरी स्थिति एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस की है, जिसमें बैक्टीरिया सक्रिय होकर व्यक्ति में बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं और व्यक्ति दूसरों में भी बीमारी फैला सकता है। क्षय रोग के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण शरीर के किस हिस्से में है। सबसे आम प्रकार
फेफड़ों का टीबी है, जिसे पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में लगातार खांसी होना है, जो 2 से 3 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती है। शुरुआत में यह सूखी खांसी हो सकती है, लेकिन बाद में इसमें कफ भी आने लगता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, कफ में खून भी आ सकता है, जिसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं। यह एक गंभीर लक्षण है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छाती में दर्द भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जो सांस लेने या खांसने पर बढ़ सकता है। यह दर्द आमतौर पर उस हिस्से में होता है जहां फेफड़ों में संक्रमण है। सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है, विशेष रूप से बीमारी के बढ़ने पर। व्यक्ति को लग सकता है कि वह पर्याप्त हवा नहीं ले पा रहा, या थोड़ी सी मेहनत करने पर ही सांस फूलने लगती है। बुखार भी टीबी का एक सामान्य लक्षण है, जो आमतौर पर शाम या रात के समय बढ़ता है। यह तेज बुखार हो सकता है, या फिर हल्का बुखार जो लगातार बना रहता है। बुखार के साथ ठंड लगना और पसीना आना भी आम है। विशेष रूप से रात के समय बहुत अधिक पसीना आता है, जिससे कपड़े और बिस्तर भीग जाते हैं। इसे नाइट स्वेट्स कहते हैं, और यह टीबी का एक विशेष लक्षण माना जाता है। भूख में कमी और वजन घटना भी महत्वपूर्ण लक्षण हैं। व्यक्ति का खाने का मन नहीं करता और धीरे धीरे उसका वजन कम होते जाता है। यह वजन घटना कई महीनों तक चलता रह सकता है और व्यक्ति काफी कमजोर हो जाता है। सामान्य कमजोरी और थकान भी टीबी के सामान्य लक्षण हैं। व्यक्ति को हमेशा थका हुआ महसूस होता है और दैनिक कामों को करने में कठिनाई होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस यानी फेफड़ों के बाहर के हिस्सों में होने वाले टीबी के लक्षण अलग होते हैं। हड्डियों और जोड़ों के टीबी में उस हिस्से में दर्द, सूजन और हलचल में कमी होती है। रीढ़ की हड्डी के टीबी को स्पाइनल ट्यूबरक्यूलोसिस या पॉट्स डिजीज कहते हैं। इसमें पीठ में तेज दर्द होता है, और यदि उपचार न किया जाए तो रीढ़ की हड्डी में विकृति भी हो सकती है। लिम्फ नोड्स के टीबी में गले, बगल या कमर के पास की ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। ये ग्रंथियां आमतौर पर दर्द रहित होती हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। कभी कभी ये ग्रंथियां फूटकर मवाद भी निकाल सकती हैं। पेट के टीबी में पेट दर्द, दस्त, कब्ज और पेट में सूजन हो सकती है। मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क के टीबी में तेज सिरदर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़न और चेतना में कमी हो सकती है। यह टीबी का सबसे गंभीर रूप है, जिसमें तत्काल उपचार की जरूरत होती है। जेनेटोयूरिनरी ट्यूबरक्यूलोसिस में किडनी, मूत्राशय या प्रजनन अंगों में संक्रमण होता है। इसमें पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना, पेशाब में खून आना और पेल्विक में दर्द हो सकता है। आंख के टीबी में आंखों में दर्द, रोशनी से परेशानी, धुंधली नजर और आंखों में सूजन हो सकती है। त्वचा के टीबी में विभिन्न प्रकार के चकत्ते, अल्सर या नोड्यूल्स हो सकते हैं। टीबी के लक्षणों की पहचान में कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती यह है कि टीबी के कई लक्षण अन्य बीमारियों के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। लगातार खांसी निमोनिया, अस्थमा या अन्य फेफड़ों की बीमारियों में भी हो सकती है। बुखार और वजन घटना कैंसर या अन्य संक्रामक बीमारियों में भी देखा जाता है। इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर टीबी का निदान करना कठिन होता है। दूसरी चुनौती यह है कि टीबी के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। कई बार व्यक्ति महीनों तक हल्के लक्षणों को नजरअंदाज करता रहता है, और तब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। तीसरी चुनौती यह है कि कुछ लोगों में, विशेष रूप से बुजुर्गों और इम्यून सिस्टम कमजोर वाले लोगों में, टीबी के लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं या बिल्कुल नहीं भी हो सकते। बच्चों में टीबी के लक्षण वयस्कों से अलग हो सकते हैं। छोटे बच्चों में वजन न बढ़ना, विकास में देरी, लगातार बुखार और सामान्य बीमारी के लक्षण दिख सकते हैं। बड़े बच्चों में
वयस्कों की तरह खांसी, बुखार और वजन घटना हो सकता है। गर्भवती महिलाओं में टीबी के लक्षण सामान्य से अलग हो सकते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव लक्षणों को छुपा सकते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था में इम्यून सिस्टम कमजोर होने से टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। एचआईवी पॉजिटिव लोगों में टीबी के लक्षण अलग हो सकते हैं। उनमें फेफड़ों के बाहर के हिस्सों में टीबी होने की संभावना अधिक होती है। साथ ही उनमें कई अन्य संक्रमण भी एक साथ हो सकते हैं, जो निदान को और जटिल बना देते हैं। डायबिटीज के मरीजों में भी टीबी का खतरा बढ़ता है और उनमें बीमारी अधिक गंभीर रूप ले सकती है। डायबिटीज के मरीजों में खासकर फेफड़ों के निचले हिस्से में टीबी होने की संभावना अधिक होती है। बुजुर्गों में टीबी के लक्षण अक्सर अस्पष्ट होते हैं। उनमें सामान्य कमजोरी, भ्रम और भूख की कमी जैसे लक्षण दिख सकते हैं, जो बुढ़ापे की सामान्य समस्याओं के समान लगते हैं। इसलिए बुजुर्गों में टीबी का निदान अक्सर देर से होता है। शराब और नशे की लत वाले लोगों में भी टीबी का खतरा अधिक होता है। इन लोगों में पोषण की कमी, कमजोर इम्यून सिस्टम और अनियमित जीवन शैली के कारण टीबी होने और इसके गंभीर होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में टीबी के लक्षण तेजी से विकसित हो सकते हैं। मिलियरी ट्यूबरक्यूलोसिस में बैक्टीरिया खून के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। इसमें तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई और व्यापक अस्वस्थता होती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें तत्काल इलाज की जरूरत होती है। टीबी मेनिंजाइटिस भी एक गंभीर स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की झिल्लियों में संक्रमण हो जाता है। इसमें तेज सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, बुखार और चेतना में कमी होती है। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के मामलों में भी लक्षण सामान्य टीबी से अलग हो सकते हैं। ये मामले सामान्य इलाज का जवाब नहीं देते और अधिक गंभीर हो सकते हैं। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी और एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के मरीजों में लक्षण अधिक गंभीर और लंबे समय तक बने रह सकते हैं। टीबी के लक्षणों को पहचानने में सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गरीब और वंचित समुदायों में लोग अक्सर लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं या स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं रख पाते। कई बार आर्थिक कारणों से वे काम करना जारी रखते हैं, भले ही उनमें टीबी के लक्षण हों। टीबी से जुड़ा सामाजिक कलंक भी लक्षणों की पहचान में बाधा डालता है। कई लोग डर से अपने लक्षणों को छुपाते हैं क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि समाज उन्हें अलग कर देगा। महिलाओं में यह समस्या और भी गंभीर है क्योंकि उन्हें विवाह या सामाजिक स्वीकृति की चिंता होती है। टीबी के लक्षणों की सही समय पर पहचान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल्दी निदान और उपचार से न केवल मरीज का इलाज संभव है, बल्कि दूसरों में संक्रमण फैलने से भी रोका जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति में 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी हो, कफ में खून आए, बुखार हो, वजन घट रहा हो या रात में अधिक पसीना आता हो, तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अध्याय 3 में हम क्षय रोग पर किए गए महत्वपूर्ण अनुसंधान पत्रों और इस बीमारी से जुड़ी वास्तविक घटनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान और वास्तविक जीवन के अनुभव हमें इस बीमारी की गहरी समझ प्रदान करते हैं और भविष्य की नीतियों और रणनीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षय रोग पर हुए अनुसंधान की यात्रा रॉबर्ट कॉख की 1882 की ऐतिहासिक खोज से शुरू होती है। उनका शोधपत्र, जो बर्लिन क्लिनिकल वीकली में प्रकाशित हुआ था, आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी की नींव माना जाता है। इस पेपर में कॉख ने पहली बार साबित किया था कि एक विशिष्ट बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, क्षय रोग का कारण है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध कॉख के पोस्टुलेट्स भी इसी अध्ययन के दौरान विकसित किए थे, जो आज भी संक्रामक रोगों के कारक एजेंट की पहचान के लिए मानक माने जाते हैं। 1921 में अल्बर्ट कॉलमेट और कैमिल ग्वेरिन द्वारा प्रकाशित शोधपत्र ने
BCG वैक्सीन की खोज की घोषणा की थी। उनके 13 साल के निरंतर अनुसंधान के परिणाम स्वरूप बनी यह वैक्सीन आज भी दुनिया भर में क्षय रोग की रोकथाम के लिए उपयोग की जा रही है। उनका यह काम एनल्स ऑफ द पाश्चर इंस्टीट्यूट में प्रकाशित हुआ था और इसने टीबी की रोकथाम में एक नया युग शुरू किया था। 1943 में सेल्मन वैक्समैन और उनकी टीम द्वारा प्रोसीडिंग्स ऑफ द सोसाइटी फॉर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी एंड मेडिसिन में प्रकाशित शोधपत्र ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की घोषणा की थी। यह पहली एंटीबायोटिक थी जो टीबी के खिलाफ प्रभावी थी। इस खोज ने टीबी के उपचार में क्रांति ला दी और हजारों जिंदगियां बचाने में मदद की। वैक्समैन को इस खोज के लिए 1952 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1950 के दशक में ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल द्वारा किया गया अध्ययन आधुनिक क्लिनिकल ट्रायल का पहला उदाहरण माना जाता है। यह अध्ययन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 1948 में प्रकाशित हुआ था और इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन की प्रभावशीलता को रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल के माध्यम से परखा गया था। इस अध्ययन ने साबित किया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन अकेले इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया में दवा प्रतिरोध विकसित हो जाता है। इस खोज ने कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी के विकास का रास्ता दिखाया। 1960 के दशक में हांगकांग में किए गए ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल के अध्ययन ने टीबी के इलाज में एक और क्रांति ला दी। यह अध्ययन लैंसेट में प्रकाशित हुआ था और इसमें दिखाया गया था कि 6 महीने की शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी भी उतनी ही प्रभावी है जितनी कि 18 महीने की लंबी चिकित्सा। इस अध्ययन में रिफैम्पिन के साथ अन्य दवाओं का संयोजन इस्तेमाल किया गया था। इस खोज ने टीबी के इलाज को पूरी तरह से बदल दिया और मरीजों के लिए उपचार को आसान बना दिया। 1970 और 1980 के दशक में अल्जीरिया और तंजानिया में किए गए बड़े पैमाने के अध्ययनों ने डॉट्स रणनीति की नींव रखी। ये अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड लंग डिजीज में प्रकाशित हुए थे। इन अध्ययनों से पता चला कि निगरानी में दवा लेने से उपचार की सफलता दर काफी बढ़ जाती है और दवा प्रतिरोध की समस्या कम हो जाती है। ये अध्ययन विकासशील देशों में किए गए थे जहां संसाधन सीमित थे, लेकिन फिर भी बेहतर परिणाम मिले। भारत में तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में डॉक टीबी राजन द्वारा 1980 के दशक में किए गए अध्ययनों का इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशन हुआ था। इन अध्ययनों ने दिखाया कि घर पर रहकर भी टीबी का प्रभावी इलाज किया जा सकता है। पहले माना जाता था कि टीबी के मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है, लेकिन इन अध्ययनों ने साबित किया कि उचित देखभाल के साथ घर पर भी इलाज संभव है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉ एस के शर्मा और उनकी टीम द्वारा किए गए अनुसंधान ने एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी के इलाज में नई दिशाएं दी हैं। उनके शोधपत्र जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और लैंसेट जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, विशेष रूप से टीबी मेनिंजाइटिस और स्पाइनल टीबी के इलाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके अनुसंधान ने स्टेरॉयड के इस्तेमाल की उपयोगिता को साबित किया है। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्यूलोसिस में डॉ सोनिया स्वामीनाथन और उनकी टीम द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। उनके शोधपत्र प्लॉस 1, बीएमसी इन्फेक्शियस डिजीजेस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट की प्रभावशीलता पर विस्तृत अध्ययन किए हैं, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1988 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण शोधपत्र ने दिखाया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस कैसे मानव मैक्रोफेजेस के अंदर जीवित रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह अध्ययन बैक्टीरिया की जीवित रहने की रणनीति को समझने में बहुत महत्वपूर्ण था। 2000
में नेचर में प्रकाशित एक और महत्वपूर्ण पेपर ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का पूरा जीनोम सीक्वेंस प्रकाशित किया था। सैंगर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया यह काम टीबी अनुसंधान में एक मील का पत्थर था। इस जानकारी ने नई दवाओं और वैक्सीन के विकास में अहम भूमिका निभाई है। 2010 में साइंस पत्रिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन ने दिखाया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस अपने आप को मैक्रोफेजेस के अंदर कैसे छुपाता है। इस खोज ने बैक्टीरिया की इम्यून इवेजन स्ट्रैटेजी को समझने में मदद की और नए उपचार के तरीकों का रास्ता दिखाया। 2013 में नेचर मेडिसिन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित अध्ययन ने बताया कि टीबी के बैक्टीरिया किस तरह से एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करते हैं। यह अध्ययन ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की समस्या को समझने में बेहद महत्वपूर्ण था और इसने नई दवाओं के विकास की दिशा में नई संभावनाएं दिखाईं। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने 2016 में सेल पत्रिका में एक क्रांतिकारी अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि टीबी के बैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिज्म को कम करके वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में कैसे रह सकते हैं। यह खोज लेटेंट टीबी को समझने में बहुत उपयोगी साबित हुई है और नए उपचार रणनीतियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किए गए अध्ययनों ने टीबी और एचआईवी के को-इन्फेक्शन पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। 2004 में जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस में प्रकाशित इन अध्ययनों से पता चला कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों में टीबी का इलाज कैसे करना चाहिए और दोनों बीमारियों के बीच क्या जटिल संबंध है। 2018 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक भारतीय अध्ययन ने दिखाया कि 6 महीने के बजाय 4 महीने की उपचार अवधि भी कुछ मामलों में प्रभावी हो सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा समर्थित इस अध्ययन ने टीबी के इलाज की अवधि को कम करने की संभावनाओं पर नई रोशनी डाली है। 2019 से में लैंसेट में प्रकाशित दक्षिण अफ्रीकी अध्ययन ने नए एंटी टीबी ड्रग कॉम्बिनेशन की प्रभावशीलता दिखाई है। इस अध्ययन में बेडाक्विलाइन और लाइनेजोलिड के संयोजन से एमडीआर टीबी का सफल इलाज किया गया। यह अध्ययन ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के इलाज में एक नई उम्मीद लेकर आया है। वास्तविक घटनाओं की चर्चा करते हैं तो 2007 में अमेरिका में घटी एक चौंकाने वाली घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। एंड्रयू स्पीकर नाम के एक 31 वर्षीय वकील ने एक्सडीआर टीबी होने के बावजूद अपनी शादी के लिए यूरोप की यात्रा की थी। अटलांटा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसे यात्रा न करने की सलाह दी थी, लेकिन उसने अनदेखा किया। उसने एयर फ्रांस की फ्लाइट से पेरिस की यात्रा की और वहां से ग्रीस और रोम भी गया। जब उसे पता चला कि उसे एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है, तो वह चेक गणराज्य के रास्ते अमेरिका वापस आया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों की कमियों को उजागर किया और हवाई यात्रा के दौरान संक्रमण नियंत्रण की जरूरत को रेखांकित किया। 2006 में दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नताल प्रांत में एक्सडीआर टीबी का एक भयानक प्रकोप हुआ था। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड अस्पताल में 33 मरीजों में एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की पहचान हुई थी, जिनमें से 22 की मौत हो गई थी। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर एचआईवी पॉजिटिव थे। यह घटना ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की गंभीरता को दिखाने वाली एक चेतावनी थी और इसने दुनिया भर में एक्सडीआर टीबी के नियंत्रण की जरूरत को उजागर किया। 2008 में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में एक गंभीर घटना हुई जो अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण की कमी को दर्शाती है। यहां एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन को टीबी था, लेकिन उसका निदान समय पर नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप कई मरीजों और स्टाफ सदस्यों में टीबी का संक्रमण फैल गया। यह घटना दिखाती है कि स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित जांच कितनी महत्वपूर्ण है। 2012 में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में टीबी
के कई मामले सामने आए थे। स्कूल के एक टीचर से शुरू होकर यह संक्रमण कई बच्चों में फैल गया था। 15 बच्चों में टीबी की पुष्टि हुई थी और सैकड़ों बच्चों को जांच करानी पड़ी थी। यह घटना शिक्षण संस्थानों में स्वास्थ्य निगरानी की आवश्यकता को दिखाती है। अध्याय 4 में हम क्षय रोग के उपचार की विभिन्न विधियों और इस क्षेत्र में हो रहे नवीनतम अनुसंधानों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की बदौलत आज टीबी एक पूर्णतः इलाज योग्य बीमारी है, बशर्ते कि सही समय पर सही इलाज किया जाए। क्षय रोग के उपचार का इतिहास 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक बहुत सीमित था। उस समय मरीजों को स्वच्छ हवा वाले सैनिटोरियम में भेजा जाता था, जहां उन्हें आराम करने और पौष्टिक भोजन लेने की सलाह दी जाती थी। कई बार सर्जिकल प्रक्रियाएं भी की जाती थीं, जैसे कि न्यूमोथोरैक्स, जिसमें संक्रमित फेफड़े को आराम देने के लिए उसमें हवा भरी जाती थी। रिब रिसेक्शन और थोराकोप्लास्टी जैसी सर्जरी भी की जाती थी, लेकिन ये सभी तरीके अपर्याप्त थे और इनकी सफलता दर बहुत कम थी। अधिकांश मरीज इन उपचारों के बावजूद अपनी जान गंवा देते थे। 1943 में स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के साथ टीबी के उपचार में एक नया युग शुरू हुआ। यह पहली एंटीबायोटिक थी जो टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी थी। शुरुआत में यह अकेले इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जल्द ही पता चला कि बैक्टीरिया इसके खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है। मरीज पहले ठीक होते दिखाई देते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी बीमारी वापस आ जाती थी और इस बार दवा काम नहीं करती थी। इसके बाद 1950 के दशक में पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड पीएएस और आइसोनियाजिड की खोज हुई। इन दवाओं के संयोजन से पहली बार कॉम्बिनेशन थेरेपी की शुरुआत हुई। 2 या 3 दवाओं को एक साथ देने से बैक्टीरिया के लिए सभी दवाओं के खिलाफ एक साथ प्रतिरोध विकसित करना मुश्किल हो जाता था। इस अवधारणा ने टीबी के इलाज में क्रांति ला दी और आज भी यही सिद्धांत अपनाया जाता है। 1960 के दशक में रिफैम्पिन की खोज ने टीबी के उपचार में और भी बड़ी क्रांति ला दी। रिफैम्पिन एक बहुत शक्तिशाली बैक्टीरिसाइडल ड्रग है जो टीबी के बैक्टीरिया को तेजी से मारती है। इसके साथ ही एथाम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड की भी खोज हुई। इन 4 दवाओं आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, एथाम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड को मिलाकर आज भी टीबी का स्टैंडर्ड इलाज किया जाता है। इन दवाओं के आने से इलाज की अवधि भी काफी कम हो गई। पहले जो इलाज 18 से 24 महीने चलता था, वह घटकर 6 से 9 महीने रह गया। वर्तमान में टीबी का उपचार डॉट्स रणनीति के तहत किया जाता है। डॉट्स का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यह रणनीति 1990 के दशक में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई थी। इस रणनीति के 5 मुख्य घटक हैं। पहला, सरकारी प्रतिबद्धता और नीतिगत समर्थन। दूसरा, स्मीयर माइक्रोस्कोपी के माध्यम से केस डिटेक्शन। तीसरा, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट रेजिमेन। चौथा, नियमित दवा आपूर्ति सिस्टम और पांचवां, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। डॉट्स रणनीति के तहत नए स्मीयर पॉजिटिव पल्मोनरी टीबी के मरीज को पहले 2 महीने तक 4 दवाओं का संयोजन दिया जाता है, जिसमें आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, एथाम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड शामिल हैं। इस चरण को इंटेंसिव फेज या गहन चिकित्सा काल कहते हैं। इस दौरान बैक्टीरिया की संख्या तेजी से कम होती है और मरीज संक्रामक नहीं रह जाता। इसके बाद 4 महीने तक केवल आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन दिया जाता है, जिसे कंटिन्यूएशन फेज या निरंतरता काल कहते हैं। कुल मिलाकर 6 महीने का यह इलाज 90 से 95% मामलों में सफल होता है। डॉट्स रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मरीज को दवा देते समय एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉट्स प्रोवाइडर की निगरानी में रखा जाता है। यह व्यक्ति सुनिश्चित करता है कि मरीज नियमित रूप से और पूरी दवा ले रहा है। भारत में यह काम आशा
वर्कर्स एनएम टीबी, हेल्थ विजिटर्स और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता करते हैं। कई बार परिवार के सदस्य या समुदाय के विश्वसनीय व्यक्ति को भी डॉट्स प्रोवाइडर बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीज अपना इलाज अधूरा न छोड़े। टीबी के उपचार में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मरीज दवा लेना बंद न कर दे। आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते में मरीज को लगने लगता है कि वह ठीक हो गया है, क्योंकि उसके लक्षण कम हो जाते हैं। खांसी कम हो जाती है, बुखार उतर जाता है और भूख वापस आ जाती है। लेकिन यदि वह इस समय दवा छोड़ देता है तो शरीर में बचे हुए बैक्टीरिया फिर से सक्रिय हो जाते हैं और इस बार वे उन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी हो सकते हैं जो पहले ली गई थीं। इससे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की समस्या पैदा होती है, जो बहुत गंभीर है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का उपचार भी इसी तरह की दवाओं से किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इलाज की अवधि बढ़ानी पड़ सकती है। टीबी मेनिंजाइटिस और स्पाइनल टीबी जैसे गंभीर मामलों में 9 से 12 महीने तक इलाज करना पड़ता है। इन मामलों में स्टेरॉयड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो सूजन को कम करता है और न्यूरोलॉजिकल डैमेज को रोकने में मदद करता है। बोन एंड जॉइंट टीबी में भी लंबे समय तक इलाज की जरूरत होती है। बच्चों में टीबी का इलाज वयस्कों की तरह ही किया जाता है, लेकिन दवा की मात्रा उनके वजन के अनुसार कम की जाती है। एथाम्ब्यूटोल का इस्तेमाल छोटे बच्चों में सावधानी से किया जाता है, क्योंकि इससे आंखों पर प्रभाव हो सकता है। गर्भवती महिलाओं में भी टीबी का इलाज किया जा सकता है। आइसोनियाजिड रिफैम्पिन और एथाम्ब्यूटोल गर्भावस्था में सुरक्षित हैं। हालांकि स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे बच्चे की सुनने की शक्ति प्रभावित हो सकती है। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का इलाज बहुत चुनौतीपूर्ण और जटिल है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी यानी एमडीआर टीबी में बैक्टीरिया कम से कम आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन दोनों के खिलाफ प्रतिरोधी हो जाता है। ये वही दो दवाएं हैं जो सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं। एमडीआर टीबी का इलाज करने के लिए सेकेंड लाइन ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये दवाएं फर्स्ट लाइन ड्रग्स से कम प्रभावी हैं, अधिक महंगी हैं, अधिक साइड इफेक्ट्स देती हैं और अधिक समय तक लेनी पड़ती हैं। एमडीआर टीबी का इलाज कम से कम 18 से 24 महीने तक चलता है और इसकी सफलता दर भी केवल 50 से 60% तक होती है। एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी यानी एक्सडीआर टीबी और भी गंभीर स्थिति है। इसमें बैक्टीरिया फर्स्ट लाइन ड्रग्स के साथ साथ फ्लूरोक्विनोलोन्स और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स के भी खिलाफ प्रतिरोधी हो जाता है। एक्सडीआर टीबी का इलाज बहुत कठिन है और सफलता दर बहुत कम, केवल 30 से 40% तक होती है। इसका इलाज 2 से 3 साल तक चल सकता है और बहुत महंगा होता है। पिछले कुछ वर्षों में टीबी के उपचार में कई नई दवाओं की खोज हुई है, जो इस क्षेत्र में एक बड़ी उम्मीद लेकर आई हैं। बेडाक्विलाइन 2012 में अमेरिकी एफडीए द्वारा अप्रूव की गई पहली नई एंटी टीबी ड्रग थी, जो 40 साल बाद मिली थी। यह दवा माइकोबैक्टीरियम के एटीपी सिंथेज एंजाइम को ब्लॉक करती है, जिससे बैक्टीरिया की एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाती है। यह दवा एमडीआर और एक्सडीआर टीबी के इलाज में बहुत उपयोगी साबित हुई है। डेलामानिड एक और नई दवा है जो जापान की ओत्सुका कंपनी द्वारा विकसित की गई है। यह दवा माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकती है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने के लिए जरूरी है। यह भी एमडीआर टीबी के इलाज में इस्तेमाल हो रही है। प्रेटोमैनिड एक नई दवा है जिसे 2019 में एफडीए द्वारा अप्रूव किया गया है। यह दवा बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस को रोकती है। इस दवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक्सडीआर टीबी के इलाज के लिए एक नए कॉम्बिनेशन का हिस्सा है। इस कॉम्बिनेशन में बेडाक्विलाइन, प्रेटोमैनिड और लिनेजोलिड शामिल हैं और इसे बीपीएल रेजिमेन कहते हैं। इस रेजिमेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल 6 महीने में एक्सडीआर टीबी का इलाज कर सकता है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लिनेजोलिड एक एंटीबायोटिक है जो
पहले अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब यह टीबी के इलाज में भी उपयोग हो रही है। क्लोफाजिमाइन एक और दवा है जो पहले लेप्रोसी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब एमडीआर टीबी के इलाज में भी काम आती है। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और लेवोफ्लॉक्सासिन जैसी फ्लूरोक्विनोलोन दवाएं भी टीबी के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वैक्सीन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। बीसीजी वैक्सीन 100 साल पुरानी है और इसकी प्रभावशीलता सीमित है। यह बच्चों में गंभीर टीबी जैसे मेनिनजाइटिस और मिलियरी टीबी से बचाव करती है, लेकिन वयस्कों में फेफड़ों की टीबी से पूर्ण सुरक्षा नहीं देती। इसकी प्रभावशीलता केवल 50% तक मानी जाती है। इसलिए नई और बेहतर वैक्सीन की जरूरत महसूस की जा रही है। वर्तमान में दर्जन भर से अधिक नई वैक्सीन पर अनुसंधान चल रहा है। M72S01E एक सबसे प्रॉमिसिंग वैक्सीन है जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है। यह वैक्सीन फेज 2B क्लिनिकल ट्रायल में 50% प्रभावशीलता दिखा चुकी है। यह वैक्सीन उन लोगों को दी जा सकती है जिनमें लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है, ताकि वे एक्टिव टीबी न हो जाएं। VPM-1002 एक और नई वैक्सीन है जो बीसीजी का जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है। ये जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में विकसित की गई है और भारत सहित कई देशों में इसका ट्रायल चल रहा है। यह वैक्सीन बीसीजी से बेहतर इम्यून रिस्पांस देने का वादा कर रही है। H4IC3D1, H1IC31 और H56IC31 जैसी वैक्सीन भी विकास के अलग-अलग चरणों में हैं। ये सब यूनिट वैक्सीन हैं, जिनमें टीबी बैक्टीरिया के विशिष्ट प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। MTBVSC एक लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन है जो स्पेन में विकसित की जा रही है। यह पहली ऐसी वैक्सीन है जो ह्यूमन टीबी बैक्टीरिया से बनाई गई है। डायग्नोसिस के क्षेत्र में भी नई तकनीकों का तेजी से विकास हो रहा है। पारंपरिक स्मीयर माइक्रोस्कोपी की संवेदनशीलता केवल 50 से 60% है और इसमें कम से कम 2 दिन का समय लगता है। कल्चर टेस्ट ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन इसमें 6 से 8 सप्ताह का समय लगता है। इन सीमाओं को देखते हुए नई तकनीकों का विकास किया गया है। एक्सपर्ट MTBRIF या जीन एक्सपर्ट एक क्रांतिकारी तकनीक है जो पीसीआर के सिद्धांत पर काम करती है। यह मात्र 2 घंटे में टीबी की पहचान कर सकती है और साथ ही रिफैम्पिन रेसिस्टेंस की भी जांच कर सकती है। यह तकनीक विशेष रूप से एमडीआर टीबी की पहचान में बहुत उपयोगी है। इसकी सेंसिटिविटी 90% से अधिक है। ट्रूनेट एक भारतीय कंपनी मॉलबायो डायग्नोस्टिक्स द्वारा विकसित तकनीक है जो कम कीमत में टीबी की पहचान कर सकती है। यह तकनीक बैटरी से चलती है और रिमोट एरिया में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जीन एक्सपर्ट से काफी सस्ती है। CBNA8 यानी कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट का भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। लैंप तकनीक लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन एक और नई डायग्नोस्टिक मेथड है जो फील्ड लेवल पर इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें महंगी मशीनों की जरूरत नहीं होती और यह सामान्य तापमान पर काम करती है। अध्याय 5 में हम क्षय रोग के उन्मूलन के लिए आवश्यक सामाजिक समाधानों और इस क्षेत्र की भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। टीबी केवल एक चिकित्सा समस्या नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा है जिसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि विकसित देशों में टीबी का नियंत्रण मुख्यतः बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक परिस्थितियों के कारण हुआ है, ना कि केवल दवाओं की खोज से। यूरोप और अमेरिका में 20वीं सदी के मध्य तक टीबी के मामले काफी कम हो गए थे, जबकि प्रभावी दवाएं अभी भी विकसित नहीं हुई थीं। यह मुख्यतः औद्योगिकरण, बेहतर पोषण, आवास की गुणवत्ता में सुधार और स्वच्छता के कारण हुआ था।
इसलिए टीबी उन्मूलन के लिए केवल चिकित्सा हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और विकास आवश्यक है। गरीबी और टीबी के बीच गहरा द्विदिशीय संबंध है। गरीबी टीबी के लिए भूमि तैयार करती है और टीबी गरीबी को और गहरा बनाती है। गरीब लोग भीड़-भाड़ वाली अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हैं, जहां वायु संचार खराब होता है और संक्रमण आसानी से फैलता है। कुपोषण के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सीमित होती है। जब टीबी होती है, तो यह उनकी कमाई की क्षमता को कम कर देती है और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए टीबी उन्मूलन के लिए गरीबी उन्मूलन अनिवार्य है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं अप्रत्यक्ष रूप से टीबी नियंत्रण में योगदान देती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से गरीब परिवारों को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिलने से रहने की स्थिति बेहतर होती है। आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज मिलता है। आवास की समस्या का समाधान टीबी नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भीड़भाड़ वाले और वेंटिलेशन की कमी वाले घरों में टीबी आसानी से फैलता है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों में टीबी की दर सामान्य आबादी से 5 गुना अधिक होती है। इसलिए सभी के लिए उचित आवास की व्यवस्था करना जरूरी है। घरों में पर्याप्त खिड़कियां और रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हवा का संचार अच्छा हो। पोषण में सुधार टीबी नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुपोषित व्यक्ति में टीबी होने का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। भारत में अभी भी 30% से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। महिलाओं में एनीमिया की समस्या व्यापक है। मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसी योजनाएं पोषण स्तर सुधारने में योगदान देती हैं। टीबी मरीजों के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपए मासिक की पोषण सहायता दी जाती है। शिक्षा का प्रसार टीबी नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षित लोग स्वास्थ्य के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। वे टीबी के लक्षणों को जल्दी पहचान सकते हैं और समय पर इलाज करा सकते हैं। शिक्षा से आर्थिक अवसर बढ़ते हैं, जिससे जीवन स्तर सुधरता है। स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए ताकि बच्चे बचपन से ही संक्रामक बीमारियों के बारे में सीख सकें। महिला सशक्तिकरण टीबी नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी है। महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को प्राथमिकता देती है। सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण महिलाएं अपनी बीमारी छुपाती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि शादी विवाह में समस्या आएगी। महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाकर टीबी नियंत्रण में योगदान दे सकती है। सामाजिक कलंक की समस्या का समाधान टीबी उन्मूलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी समाज में टीबी को लेकर अज्ञानता और भेदभाव की भावना है। लोग टीबी मरीजों से दूरी बनाकर रखते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते और उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर देते हैं। यह कलंक मरीजों को इलाज कराने से रोकता है और वे अपनी बीमारी छुपाते हैं, जिससे संक्रमण और फैलता है। मीडिया, सामुदायिक नेताओं और धार्मिक गुरुओं के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए कि टीबी पूरी तरह इलाज योग्य बीमारी है। सही इलाज के 2 सप्ताह बाद मरीज संक्रामक नहीं रह जाता। टीबी छूने या एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता। स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण टीबी नियंत्रण की रीढ़ है। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अभी भी कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण और दवाओं की कमी रहती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाना होगा ताकि गांव स्तर पर ही टीबी की पहचान और इलाज हो सके। स्वास्थ्य कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देना होगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी टीबी नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग
50% मरीज निजी डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। कई निजी डॉक्टर मानक प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते और गलत इलाज देते हैं, जिससे ड्रग रेसिस्टेंस की समस्या बढ़ती है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर इंटरफेस एजेंसी के माध्यम से निजी डॉक्टरों को सरकारी कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। निक्षय मित्र योजना के तहत कॉरपोरेट सेक्टर टीबी मरीजों को गोद ले सकते हैं। सामुदायिक भागीदारी टीबी नियंत्रण की सफलता के लिए अत्यावश्यक है। स्थानीय समुदाय के सक्रिय सहयोग के बिना टीबी उन्मूलन संभव नहीं है। ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और स्वयंसेवी संस्थाओं को टीबी नियंत्रण में शामिल करना होगा। कम्युनिटी वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करके संदिग्ध मामलों की पहचान कराई जा सकती है। विशिष्ट जनसंख्या समूहों के लिए लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत है। खनन क्षेत्र के मजदूर, ट्रक ड्राइवर, कारखाना मजदूर और अन्य हाई रिस्क ग्रुप्स में टीबी की दर अधिक होती है। इन लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने होंगे। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का इस्तेमाल करना होगा। प्रवासी आबादी के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ये लोग अक्सर इलाज अधूरा छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं। इंटरेस्टेड रेफरल सिस्टम बनाना होगा ताकि मरीज एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर भी अपना इलाज जारी रख सके। अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना होगा। नई दवाओं, नई वैक्सीन और बेहतर डायग्नोस्टिक तकनीकों के विकास के लिए अधिक पैसा लगाना होगा। भारतीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और मोबाइल हेल्थ जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके टीबी नियंत्रण में सुधार लाया जा सकता है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो अगले 10 वर्षों में टीबी के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। नई दवाओं के आने से ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का इलाज आसान हो जाएगा। इलाज की अवधि भी कम हो सकती है। नई वैक्सीन आने से रोकथाम में सुधार होगा। बेहतर डायग्नोस्टिक्स से जल्दी और सही पहचान होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रीटमेंट व्यक्तिगत हो जाएगा। सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि अगले 10 साल में 3 से 4 नई प्रभावी दवाएं बाजार में आ जाएंगी। बीपीएल रेजिमेन जैसे नए कॉम्बिनेशन से एक्सडीआर टीबी का इलाज 6 महीने में संभव हो जाएगा। पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आने से तुरंत डायग्नोसिस हो सकेगा। भारत का 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता, मजबूत नेतृत्व, पर्याप्त फंडिंग और सभी सेक्टरों का सहयोग जरूरी है। सरकार, समाज, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी को मिलकर काम करना होगा। टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरी सरकार और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी समझना जरूरी है। वायु प्रदूषण से फेफड़े कमजोर होते हैं, जिससे टीबी का खतरा बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाना होगा। अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना होगा। भविष्य में नैनो मेडिसिन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेम सेल थेरेपी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसी तकनीकें टीबी के इलाज में क्रांति ला सकती हैं। डिजिटल हेल्थ इनोवेशन से टीबी केयर में भी सुधार आएगा। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के नजरिए से भी टीबी कंट्रोल जरूरी है। टीबी सर्वाइवर्स की भूमिका भी भविष्य में बढ़ने वाली है। जिन लोगों ने टीबी को हराया है, वे बेस्ट एडवोकेट्स हैं। उनके अनुभव से अन्य मरीजों को प्रेरणा मिल सकती है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि टीबी एलिमिनेशन केवल एक ड्रीम नहीं है, बल्कि एक अचीवेबल गोल है। इसके लिए जरूरत है पॉलिटिकल विल, साइंटिफिक इनोवेशन, सोशल जस्टिस और ग्लोबल सॉलिडेरिटी की। हमारे पास टूल्स हैं, नॉलेज है और सबसे महत्वपूर्ण, अब हमारे पास होप भी है। नई दवाएं, नई डायग्नोस्टिक्स, नई वैक्सीन और नई टेक्नोलॉजीज के साथ टीबी एलिमिनेशन का सपना हकीकत बन सकता है। लेकिन यह तभी संभव है
जब हम सभी मिलकर काम करें। टीबी एलिमिनेशन केवल एक हेल्थ गोल नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी की टेस्ट भी है। क्या हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां कोई भी व्यक्ति इस रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी से न मरे? मुझे विश्वास है कि हम यह कर सकते हैं। हमारी सामूहिक कार्रवाई से टीबी मुक्त दुनिया का सपना जरूर पूरा होगा। यह हमारी और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि हम इस लक्ष्य को हासिल करें। टीबी एलिमिनेशन संभव है और यह हमारे जीवन काल में हो सकता है। बस जरूरत है दृढ़ संकल्प, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयास की। मिलकर हम टीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं।